अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए। मैंने तो आपको अभी आगाह किया है, बाद में मुझे मत कोसिएगा। 1984 का ये हत्या का मामला सिंगापुर के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर में से एक था, जहां एक आदमी को मारकर उसका करी बनाकर सबूत मिटाया गया था। आपने मन बना ही लिया है सुनने का, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है द करी मर्डर। 9 जनवरी 1987 को एक खबरी ने जासूस जी अलगामलई को सूचना दी कि 1984 में एक आदमी को, जिसका नाम आयाकन्नु मरिमुत्तु था, उसका हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े करके उन टुकड़ों से करी बनाया गया था। जासूस को यह सुनकर इतना घृणा आई कि उन्हें लगा कि खबरी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। लेकिन ये कहानी इतना चौंका देने वाला था कि जासूस अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल पाए और अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये बात बताते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी ये कहानी पर संदेह हुआ, लेकिन इस खबर को जांच किए बिना खारिज करना उनके लिए नागवारा गुजरा। सीनियर्स ने जासूस अलगामलई को ही इसका जांच का आदेश दिया। जांच में लगे जासूस को लापता व्यक्तियों का रिपोर्ट का पता लगाने में देर नहीं लगी। वहां वाकई आयाकन्नु मरिमुत्तु नाम का आदमी का गुमशुदगी का रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट के अनुसार आयाकन्नु मरिमुत्तु की पत्नी नागरता वाली रमैया ने 18 दिसंबर 1984 को उनके लापता होने की सूचना दी थी। नागरता के अनुसार उनके पति, जो उस समय 37 वर्ष के थे, 12 दिसंबर को मलेशिया के जेंतिंग हाईलैंड गए थे और फिर वापस लौट कर नहीं आए। जब जासूस अलगामलई नागरता से मिलने गए तो वो उस समय रेसकोर्स रोड में स्थित पूचो मेथोडिस्ट चर्च में काम कर रही थी। उनके साथ उनके 3 किशोर बच्चे भी रहते थे। नागरता ने 1984 में पुलिस को दी हुई जानकारी की पुष्टि की और कहा कि उनका पति अभी तक लापता है, और दावा किया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में न ही अपने पति को देखा और न ही उनके बारे में कोई खबर सुनी। नागरता के पास से कोई भी सुराग ना मिलने पर हताश होकर जासूस अपने खबरी के पास वापस आते हैं, जो एक फेरी वाला था जो अक्सर उन्हें खबरें देता था। अब जासूस ने खबरी से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की, जैसे फेरी वाले को इस कत्ल के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला और कहां। ये तो पक्का था कि फेरी वाले का इस कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं था। जो भी जानता था वो सब उसने पुलिस वालों को बताया। उसने बताया कि उसने एक आदमी को बार में हत्या के बारे में डेंगे हाँकते हुए सुना था, और वो आदमी कोई और नहीं, नागरता का भाई था। जांच शुरू करने के लिए पुलिस को इस बात की पुष्टि करने की जरूरत थी कि क्या आयाकन्नु सच में सिंगापुर से मलेशिया गया कि नहीं। वो अपनी केयरटेकर वाली नौकरी से जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके ऊपर अचानक मलेशिया घूमने जाने की बात कुछ जमी नहीं। यह यात्रा कथित तौर पर एक कसिनो में जाकर वहां जुआ खेलने के लिए था। आयाकन्नु ने अपने नौकरी की जगह पर से $600 उधार लेकर अपने बच्चों का स्कूल का किताबें खरीदी थी। इतना गरीब आदमी मलेशिया जाकर वहाँ जुआ खेलना चाहता था, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। ऊपर से उसने 21 दिसंबर से छुट्टियां लेने की बात की थी, तो वो 10 दिन पहले मलेशिया क्यों जाएगा। 30 गांवों से बात की गई, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं बता पाया कि आयाकन्नु मरिमुत्तु के साथ हुआ क्या था। लेकिन एक बात का पता चला कि आयाकन्नु की अपने ससुराल वालों से, यानी पत्नी के घर वालों से नहीं बनती थी, खासकर उसका साला बालाकृष्ण रमैया से, जो पेशे से कसाई था। 23 मार्च 1987 को सीआईडी ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। छापेमारी रात के 2 बजे शुरू हुई और 5 पुलिस टीम एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जो था जोरांग ईस्ट का एक फ्लैट, ऑर्किड रोड के चर्च के केयरटेकर्स का क्वार्टर्स और नेथेरावन रोड का हॉलिडे चैलेट्स। सुबह के 8 बजे तक कुल 6 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में थे। आयाकन्नु की पत्नी नागरता, रागरता की मां कमाजी कृष्णसामी और उसके 3 भाई राधाकृष्ण रमैया, षणमुगा चंद्रा और बालाकृष्ण रमैया और उसकी पत्नी मनुई। बालाकृष्ण कॉमनवेल्थ एवेन्यू मार्केट में कसाई खाने में काम करता था। राधाकृष्ण नेथेरावन रोड के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हॉलिडे चैलेट में केयरटेकर और षणमुगन ऑर्किड रोड के प्रेस्बिटेरियन चर्च में केयरटेकर था। संदिग्धों ने शुरुआत में तो मरिमुत्तु की हत्या के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो एक ने इस भीषण हत्या के बारे में सच उगला। उसके अनुसार 12 दिसंबर 1984 के दोपहर को प्रेस्बिटेरियन चर्च के केयरटेकर क्वार्टर्स पर मरिमुत्तु को लाया गया। उन्होंने मरिमुत्तु को खूब शराब पिलाई और उसी रात को उसके सिर पर लोहे के रॉड से वार करके उसका हत्या कर दिया। अब सबूत मिटाने के लिए उन्होंने एक अनोखा अंदाज अपनाया। मरिमुत्तु के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को मिर्ची, मसाले और चावल के साथ एक बड़े से एल्यूमिनियम के पतीले में पकाया। ये ऐसा था जैसे इंडिया के नासी बिरयानी, बस या चिकन या मटन की जगह इंसान के टुकड़े थे। इस बिरयानी या करी के रूप में मरिमुत्तु के शरीर को थोड़े थोड़े हिस्सों में पूरे शहर के सार्वजनिक कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया गया। हड्डियां और खोपड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कचड़े के साथ फेंक दिया गया। उस समय सीआईडी के असिस्टेंट कमिश्नर रहे जगजीत सिंह ने इस मामले को सबसे असामान्य और विचित्र हत्या का मामला बताया। असामान्य क्योंकि पीड़ित का शरीर या अवशेष कभी बरामद नहीं हुए। विचित्र इसलिए जिस तरह शव को टिकाने लगाया गया था। इस भीषण हत्या की वजह असल में मरिमुत्तु शराबी था और अपनी पत्नी से मारपीट करता था और अपनी बहन के साथ अपने जीजा का बर्ताव से भाई नाखुश थे। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद यानी 27 मार्च 1987 को नागरता और उसके तीनों भाइयों पर मरिमुत्तु के कत्ल का आरोप लगाया गया। नागरता की मां और भाभी मनवी पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। 6 जून 1987 को इन 6 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। सुनवाई सिर्फ 12 मिनट चला और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, क्योंकि ना ही पीड़ित का शरीर का अवशेष मिले, ना ही हथियार, ना ही जिसमें करी बनाया वो बर्तन मिला। न्यायालय ने तीनों भाइयों को छोड़कर बाकी तीनों को बरी कर दिया। 4 साल बाद 1991 को तीनों भाइयों को भी बरी कर दिया गया।
इस केस का भयंकरता के कारण पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया था। इस करी मर्डर पर सिंगापुर के एक टेलीविजन ने डॉक्टर जस्टिस शो में एक एपिसोड बनाया जो 1995 को प्रसारित हुआ। इससे नाराज नागरत्ता के परिवार ने इन पर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आज तक ये केस एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि आखिरकार आयाकन्नु मरिमुत्तु के साथ हुआ क्या। न लाश, न हत्यार, न चश्मदीद गवाह। क्या ये परफेक्ट मर्डर है? आपको क्या लगता है? फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।